क्लास शुरू कर देते हैं। तो आज की क्लास में एक और नई डिजीज़ के बारे में बात करते हैं और उसका इलाज एक्यूपंक्चर से कैसे हो सकता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ये आप लोगों ने अच्छा किया कि सब अपने वीडियो बंद करके बैठ गए। भाई जी, आप सब लोग जितने लोग हैं और जो लोग रोज नहा रहे हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लें। जो लोग किसी वजह गुरुजी से आज मैं कोई आज गुरुजी बाहर हूँ किसी से गुरुजी, नहीं तो मैं वीडियो ऑन करता नहीं गुरुजी नहीं, कोई जरूर। बात नहीं। जो बाहर हैं वो अच्छी बात है, वो वीडियो बंद रखें, बाकी लोग कर लें, कोई बात। मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को बोल दूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो कोई बात नहीं। तो आज की एक डिजीज है कॉन्स्टिपेशन। और आपको पता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज भी है और हमारे सिलेबस में भी है। कॉन्स्टिपेशन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन और हिंदी में बोलते हैं कब्ज। जैसे कि आपको पता होगा कब्ज क्या होती है, सबको पता है। अगर टॉयलेट नहीं आया तो कब्ज कहते हैं। लेकिन कब्ज को मेडिकल साइंस में कैसे मानते हैं? मेडिकल साइंस में कब्ज तब मानते हैं जब अगर हफ्ते में 3 बार से भी कम आदमी जा रहा है टॉयलेट, तो उसको कब्ज कहते हैं। वैसे कब्ज नहीं मानते। यानी कि अगर 3 बाउल मूवमेंट हफ्ते में हो रहे हैं तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है मेडिकली। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से 2 बार टॉयलेट जाना जरूरी है। तो ये फर्क है अंग्रेजी सिस्टम में और अपने आयुर्वेदिक सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में। अंग्रेज लोग थोड़ा नॉन वेज वन वेज ज्यादा खाते हैं तो कॉन्स्टिपेटेड ही रहते हैं ज्यादातर फॉरेन में। तो उन्होंने ये टेक्निकल डेफिनेशन निकाल दी कि अगर आप 3 बार से ज्यादा जा रहे हैं तो फिर आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं है। जबकि आयुर्वेद के हिसाब से 2 बार टॉयलेट जाना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या रीजन होते हैं टॉयलेट नहीं आता या कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं? क्या क्या रीजन होते हैं? आप सब लोग जो जानकार हैं आयुर्वेद के, होम्योपैथी के, योग के, ये सब तो सब बता सकते हैं। इसके बारे में आप बताएं क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर आप 3 से कम बाउल मूवमेंट हो रही है हफ्ते में तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। मेरी चाय खत्म हो गई। अब बताइए क्या क्या कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन के आप लोगों के हिसाब से? बताइए। फाइबर की कमी सर। हाँ, सबसे पहले तो ये है कि अगर पूरा फाइबर नहीं आ रहा खाने के अंदर, जैसे कि जो लोग मैदा की चीजें ज्यादा खाते हैं, नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहती है। बर्गर, पिज्जा, मोमो, चाउमीन खाने वाले लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होती है बजाय उनके कि जो फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, क्योंकि फाइबर बहुत जरूरी है। फाइबर नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो एनफ रफेज, रफेज या फाइबर बहुत जरूरी है। ये सब पूरा अपने खाने में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है ओल्ड एज। ओल्ड एज में ओल्ड एज में ओल्ड एज के अंदर भी हिम्मत सिंह जी अपना म्यूट करके रखिए थोड़ा, आपके यहाँ से साउंड आ रहा है इसलिए। हिम्मत सिंह जी म्यूट कर दीजिए। आपके यहाँ से ओल्ड एज में क्या होता है, मसल मूवमेंट कम हो जाती हैं, तो जो पेट की मसल्स होती हैं वो पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाती, जिसको पेरिस्टलेटिक वेव्स कहते हैं। पेट के अंदर एक मूवमेंट होती है जिससे कि मल आगे बढ़ता है, वो नहीं हो पाता। तो बुढ़ापे में इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो दूसरा कारण हो गया ओल्ड एज। ओल्ड एज में नियरली कॉन्स्टिपेशन रहता है, घबराने की बात नहीं है। कई ओल्ड एज में लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन है, घबराने की बात नहीं है। अगर फिर भी 2 दिन में 3 दिन में एक बार जा रहे हैं तो एनफ। लेकिन हमारे हिसाब से नहीं है, एलोपैथी के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। हमारे हिसाब से तो हम उसको एनिमा लगाएंगे। पेट साफ करना, सब बीमारियों की जड़ पेट है। तीसरा कारण है वुमेन्स। औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से भी अक्सर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये 3 मेजर कारण है। चौथा कारण है कुछ दवाइयां। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनको खाने से कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। जैसे कई बार आयरन सप्लीमेंट्स कोई ले रहा है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इन सब से भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है।
नंबर 5वां कारण जो मैं देखता हूं, स्ट्रेस और नींद नहीं आने से। अगर प्रॉपर सोते नहीं है, नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसकी वजह से पेट पे सीधा असर पड़ता है और उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। पहले एलोपैथिक सिस्टम, मॉडर्न साइंस इस चीज को नहीं मानती थी कि पेट से दिमाग का कोई कनेक्शन है, लेकिन अब प्रूव हो गया है। एक वेगस नर्व है जो पेट और दिमाग दोनों में जाती है। तो अगर पेट खराब होगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खराब है तो पेट खराब हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया, मेडिकली प्रूव्ड हो गया। अब आपको ये इस बारे में कोई वो ये नीम हकीम नहीं है ये, बल्कि सारे डॉक्टर्स धीरे धीरे नीम हकीम साबित होते जा रहे हैं हमारे आगे। सारे सो कॉल्ड बड़े बड़े डॉक्टर एक्चुअली फूल एंड डफर साबित हो रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, फूल्स एंड डफर साबित हो रहे हैं। उन्होंने अपनी अज्ञानता में लोगों का बहुत नुकसान किया है। अब ये बात प्रूव हो गई है कि एक नर्व, वेगस नर्व, ब्रेन और पेट में जाती है। यानी कि अगर पेट डिस्टर्ब है तो दिमाग की एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें हो जाएंगी। और डिप्रेशन, एंजाइटी है, चिंता फिक्र है, तो सबसे पहले पेट पे असर आता है। कईयों को दस्त लग जाते हैं, कईयों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो दिमाग की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, खाली खाने पीने की समस्या ही नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन करते हैं। दवाइयों में मैंने बहुत जबरदस्त देखा है। कुछ दवाइयां बीपी की, डायबिटीज की, अस्थमा की, पेशेंट खाते रहते हैं और हमारे पास या किसी दूसरे डॉक्टर के पास जा जाके चिल्लाते हैं कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रहा, कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रहा। अब वो दवाई का कारण है, लेकिन हम डॉक्टर कहते हैं। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले केस आया था, वो पेशेंट कह रहा है मेरे को दस्त हो गए थे, 15 दिन डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स खिलाई, उसके बाद से मेरे को ना भूख लग रही है, मुंह में कड़वापन है। ये मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने 15 दिन आपने एंटीबायोटिक्स खाई है तो आपका तो फ्लोरा खत्म हो गया ना अंदर से। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, आपको वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन के ये कुछ कारण हैं। अगर पेट में हम जो खाना खाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा रहता है काफी लंबे समय तक, और धीरे धीरे पानी उसका एब्जॉर्ब होता रहता है, तो वो सूख जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और बाहर नहीं निकल पाता, कड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये बॉडी से बाहर टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते और वो बीमारियां पैदा करते हैं तरह तरह की। Sir, one more cause also, बताएं। not drinking enough water. वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। किसने बताया? ये शिवान मॉनिटर ने बताया। ये हमारे मॉनिटर ने बताया है कि पानी कम पीने से भी कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन जब हम पढ़ रहे थे पहले भी, तो मैंने बताया था लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा काम क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में काफी, कई लोगों को टॉयलेट आता है लेकिन जाते नहीं है, रोक लेते हैं, सुबह भी ऐसा करते हैं, लेटे रहते हैं, तो वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। तो जो जो फेसिस है, जो मल है, वो वहीं पड़ा पड़ा सूख जाएगा, पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वो बाहर नहीं निकलेगा, फिर वो परेशान रहेंगे। इसलिए तुरंत जैसी टॉयलेट की फीलिंग आती है, डोंट इग्नोर दिस कॉल। अपने पेशेंट को बोलिए। अगर कई लोगों को टॉयलेट की फीलिंग आ रही है, लेटे हुए हैं, आधे घंटे बाद उठेंगे ठंड लग रही है, 15 मिनट बाद उठेंगे ज्यादा सोएंगे जी आज संडे है, ये आपको बर्बाद कर देगा। ये बर्बादी अगर किसी को करनी हो ना, तो वो संडे को ज्यादा देर सोए। मैं कहता हूं कि आप 6 बजे डेली उठते हैं और संडे को 8 बजे उठ रहे हैं, तो मतलब समझो आपने अपने दिमाग और बॉडी का सत्यानाश मार लिया। संडे को भी 6 बजे ही उठना है। आपको कॉल आ रही है, नेचर्स कॉल आ रही है, आपको उसी समय टॉयलेट आएगा, उसी समय भूख लगेगी, उसी समय ब्रेकफास्ट मांगेगा बॉडी। तो उस समय उठ के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके सो जाओ। लेकिन 2 घंटे लेट से उठेंगे, आप सो भी नहीं सकते, क्योंकि कॉल आपको आ रही है, पेट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बट आप इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण मैंने देखा है जो लोग करते हैं कि अभी ये लॉकडाउन में तो ये बहुत गड़बड़ की है लोगों ने, मैंने बहुत लोगों को समझाया, लेकिन लोग बहुत स्मार्ट हैं, पता नहीं अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि सुनना नहीं चाहते। मैंने कहा यार तुम कितने बजे उठते थे? बोले जी हम 7 बजे उठते थे। तो अब कितने बजे उठ रहे हैं? अब 9 बजे उठ रहे हैं, लॉकडाउन है, क्या करना है? तो मैंने कहा 7 बजे ही उठो, खाओ पियो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, 9 बजे दोबारा सो जाओ, 4 घंटे सो जाओ, कोई रोक नहीं रहा आपको। लेकिन सुबह जो नींद है वो 6 दिन नहीं, 7 दिन एक सी होनी चाहिए। इस रूटीन में फर्क मत डालिए। आपको जो रूटीन, आपकी जो सर्केडियन साइकिल है, आपकी जो बायोरिदम है, वो मेंटेन हो जाती है, और वो 7वें दिन उसको नहीं पता संडे है, उसने 7वें दिन भी आपको वैसे ही जगाना है।
तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान में दीजिए। और कॉन्स्टिपेशन का कारण है ये बहुत। अगर हो सके तो शिवानी एक पिक्चर शेयर करो ग्रुप में, लार्ज इंटेस्टाइन और ये फूड एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन के ये सारे कुछ कुछ कारण हमने देखे। अब कारण है कि कॉन्स्टिपेशन से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन से क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले तो हेमरॉइड्स, पाइल्स हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिपेशन से होता है वो है ये वेन्स फूल जाती हैं और पाइल्स हो जाता है, ठीक है। फिशर्स बन जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, और पेट में तरह तरह के इन्फेक्शन, गैस। और मैं कह रहा हूं कि हर बीमारी की जड़ कॉन्स्टिपेशन है। जिसका पेट साफ नहीं होता वो बीमार ही रहेगा, चाहे वो बादाम खा ले, चाहे वो पिस्ता खा ले, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स खा ले, चाहे वो जो खाना है खा ले। अगर पेट सही नहीं हुआ तो समझिए जिंदगी खराब हो गई। फिर हेल्थ की सारी बीमारियां उसको लगी जानी। बार बार कई लोगों को यूरिन इन्फेक्शन होता है, उसका कारण भी कॉन्स्टिपेशन है। तो एज एन एक्यूपंक्चरिस्ट हमारा सबसे पहला काम है उसके पेट को सही करना। आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में, एक्यूपंक्चर में, नेचुरोपैथी में सब पेट पर ध्यान देते हैं। एलोपैथिक सिस्टम एक ऐसा है जो कि पेट को बिल्कुल इग्नोर करता है, जो कि कहता है कि पेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे इन लोगों को समझ में आ गई है कि भाई पेट से ही सब कुछ है। अब धीरे धीरे ये अपनी कहानी बनाएंगे, एक नई टर्म्स के साथ, एक नई कहानी के साथ आएंगे और एक नई कहानी बताने लगेंगे। तो हमारा सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट पहले भी था, आज भी है। हम गलत नहीं थे, उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने हमको नीचा दिखाया, उन्होंने हमको बेवकूफ समझा, अपने आप को बड़ा ऊंचा समझा। लेकिन अब साबित हो रहा है कि वही गलत थे, हम सही थे। समय हमको साबित कर रहा है कि हम सही, वो गलत। तो पेट एक बहुत बड़ी समस्या है। सारी बीमारियों की जड़ ही कॉन्स्टिपेशन है। तो जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, चाहे वो स्पाइन की प्रॉब्लम के लिए आता है, डायबिटीज के लिए आता है, ब्लड प्रेशर के लिए आता है, उसका पेट ही ठीक करना है सबसे पहले आपने। तो पेट ठीक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स भी हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नाभि पर कप लगाना, नाभि को सेट करना। सबसे पहले आप देखिए कि नाभि उसकी सही है या नहीं है। अगर नाभि सही नहीं है तो फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। तो उन दोनों कारणों को ठीक करने के लिए नाभि पर कप लगाइए। नाभि पे कप लगाना आता है? नाभि सेट करनी आती है आप में से किसी को? कोई बता सकता है? नाभि के ऊपर कप लगाते हैं। नाभि का एक पंप होता है, नाभि पंप बोलते हैं। नाभि के ऊपर रखते हैं, नेवल के ऊपर रखते हैं और उसको सक कर देते हैं और नाभि को खींच के सेट कर देता है। तो नाभि को चेक करने के लिए दोनों फिंगर्स को मैंने पहले भी समझाया था, दोनों फिंगर्स को मिलाइए। दोनों फिंगर्स अगर बराबर हैं, छोटी वाली फिंगर्स, तो ये समझो नाभि बराबर है, नाभि ठीक है। अगर आगे पीछे है तो नाभि सेट नहीं है। सबसे पहले नाभि सेट कीजिए पेशेंट की। सबसे पहला काम है पेशेंट की नाभि को सेट करना। अगर पेशेंट की नाभि सेट होगी तो उसकी आधी समस्याएं सॉल्व होंगी। किसी को आती है नाभि सेट करनी? मैंने तो कई बार बताया, पहले की वीडियोस में भी बताया है, आप लोगों को पहले भी क्लासेस जो हुई हैं उसमें भी बताया नाभि कैसे सेट करते हैं। आप लोग जो नहीं, अच्छा आप लोगों के मैंने आज ग्रुप में डाला था, कुछ लोगों की फीस अभी तक नहीं आई है, तो प्लीज अपनी फीस दे दें समय से। तो नाभि सेट करना बहुत जरूरी है सेहतमंद रहने के लिए। कई लोगों की नाभि बार बार हिलती डुलती रहती है। नाभि सेट कर दीजिए पेशेंट के आते ही, सबसे पहले उसकी नाभि सेट कीजिए। 30-40% प्रॉब्लम चली जाएगी। कई बार तो कमर दर्द भी चला जाता है नाभि सेट करने से। नाभि कैसे सेट करनी है? सबसे आसान तरीका एक कप होता है, मैं आपको ये सब दिखाऊंगा क्लिनिक के अंदर। तो नाभि के ऊपर कप लगाते हैं, उसको कस देते हैं, वो नाभि सेट हो जाती है, अपने आप सेट हो जाती है। ट्रीटमेंट लगा दीजिए, कप लगा दीजिए,
ना भी सेट हो। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छा पॉइंट एक्यूपंक्चर का आप लोगों को बहुत बार मैंने बताया, पुराने स्टूडेंट्स में से कोई बताएगा? पुराने स्टूडेंट्स हैं शिवानी और वंदना, ये 2 पुराने स्टूडेंट हैं, ये अगर बता सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। कॉन्स्टिपेशन का सबसे अच्छा पॉइंट। Sanjiao 6. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। सेंजियाओ 6 इज द मोस्ट कॉमन पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कभी भी लगता है, पेशेंट शिकायत करता है कि भी मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरा ये दिक्कत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इमीडिएटली बिना कुछ सोचे समझे सेंजियाओ 6 ऐड कर दीजिए अपने ट्रीटमेंट के अंदर। सेंजियाओ 6 की लोकेशन कहाँ होती है, कैसे होती है, ये हम जब सेंजियाओ पढ़ेंगे तब आपको आएगा, जब सेंजियाओ मेरिडियन में आएंगे तब आपको आएगा, बस अभी यही पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। सेंजियाओ 6 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ST36 भी लगा सकते हैं, SP6 भी लगा सकते हैं, ST36 भी लगा सकते हैं, 3040 ST37 भी लगा सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट हैं, ये जो बहुत इफेक्टिव हैं। SP15 भी लगा सकते हैं। ये पॉइंट कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ठीक रखते हैं। इसके अलावा रफेज खाना, फ्रूट में चेंज करना, फूड हैबिट्स को चेंज करना बहुत जरूरी है। फूड खाने का सबसे अच्छा तरीका चबा चबा के खाना खाना। पेशेंट को सिखाना है चबा चबा के आराम आराम से खाना खाना, टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना है। अगर आप ये सारी चीजें बताएंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये छोटी छोटी गलतियां पेशेंट करता है कि वो खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं, खाना खाते खाते पता ही नहीं क्या क्या कर रहे हैं, खाना खाते लेट जाते हैं। तो ये सब चीजों से दूर रहना है। खाना खाने के साथ साथ पानी पी रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गहरी बातें हैं, इन सब का ध्यान रखना है। बड़े आश्चर्य की बात है यार, कोई अपने वंदना आप तो अपना वीडियो खोलिए। बताइए मुझे अभी क्या समझ में आया, क्या क्वेश्चन है अभी रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन? कोई क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम? एक्यूप्रेशर के लिए मैंने बताया था पहले, आज किरण नहीं आई, उसने अपनी बेटी का ट्रीटमेंट किया था इसी प्रेशर से। एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। लिवर पॉइंट, ये लिवर पॉइंट होता है, यहाँ पर लिवर पॉइंट है, यहाँ पे दबाने से भी कॉन्स्टिपेशन, जिनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहती है, भूख नहीं लगती, ये पॉइंट पे, लिवर के पॉइंट पे, ये लिवर पॉइंट है। एक्यूप्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट हैंड में सबसे अच्छा कर दे, राइट हैंड में करिए। अब पानी पेशेंट को पीने के लिए बोलिए, काफी पानी पिए, और नेचर्स कॉल को ना इग्नोर करें। जब भी कोई फीलिंग होती है तो जाएं जरूर। ये सारी छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से बचाव भी होगा, कॉन्स्टिपेशन से ठीक भी हो जाएंगे। और कई सारी बीमारियां तो कॉन्स्टिपेशन के कारण ही होती हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा तो बाकी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। तो एक छोटा सा 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर एक नई डिजीज पर डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी भी है तो बता दीजिए कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। कोई क्वेश्चन नहीं है, वेरी गुड। एलोपैथिक में भी कुछ दवाइयां आती हैं, आयुर्वेद में भी कुछ दवाइयां आती हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्या दे सकते हैं। इसके अलावा एक कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या दे सकते हैं, अगर हम कोई हर्ब पेशेंट को हर्ब भी बता सकते हैं हम लोग, ऐसी चीज, देसी नुस्खा, कोई देसी नुस्खा अगर पेशेंट को बताना हो साथ में, तो त्रिफला एक अच्छी चीज है। पेशेंट को त्रिफला खाने के लिए बोल सकते हैं कि डेली त्रिफला खाए पेशेंट, उससे उसको फायदा होगा। और कोई चीज किसी को पता हो, खासकर हिम्मत को और धीरज को। हिम्मत को भी काफी नॉलेज है आयुर्वेद की, योग की। योग में कौन सा आसन करना चाहिए कॉन्स्टिपेशन के लिए, ये हिम्मत बताएंगे। सर कॉन्स्टिपेशन ये के नौकासन एक सर बेनिफिशियल है इसमें, और प्राणायाम कपालभाति, और ये भी काफी बेनिफिशियल है इसमें। कपालभाति नहीं, कॉन्स्टिपेशन में कपालभाति नहीं, गैस ऊपर उठ जाएगी, इससे कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होती। कागासन, भुजंगासन, नौकासन। कागासन बहुत अच्छा है। आपको पता है शंख प्रक्षालन की 4 क्रियाएं कौन कौन सी करते हैं पानी पी के, कौन से 4 आसन करते हैं?
वही सारे आसन हेल्प करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। काग आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है। शंख प्रक्षालन क्रिया कभी करी है किसी ने आप में से? मैंने अपनी लाइफ में 2 बार शंख प्रक्षालन किया है। किसी ने किया है शंख प्रक्षालन? नहीं गुरुजी। अरे कैसे योगाचार्य हो अगर आपने शंख प्रक्षालन ही नहीं किया जीवन में? तो शंख प्रक्षालन करते हैं, आपको पता है शंख प्रक्षालन होता क्या है? शंख प्रक्षालन तो श्योर शॉट ट्रीटमेंट है कॉन्स्टिपेशन का, श्योर शॉट। अगर शंख प्रक्षालन कर लिया तो वैसी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। शंख प्रक्षालन में पानी पीते हैं बैठ के, फिर 4 आसन करते हैं। 4 आसन करते ही टॉयलेट जाने की फीलिंग आती है। आदमी टॉयलेट जाता है, फिर आता है, फिर पानी पीता है, फिर 4 आसन करता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर पानी पीता है। ऐसे करते 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 एक स्टेज आती है जब पेट में से सिर्फ पानी निकलता है, कुछ नहीं निकलता, व्हाइट पानी निकलता है, बिल्कुल पानी निकलने लगता है। और ये इसमें आधा 1 घंटा लगता है। अरे भाई आप हिम्मत सिंह जी इसको बंद करो। उसके बाद फिर उसको पेशेंट को या क्लाइंट को उसको खिचड़ी दी जाती है घी में डुबो के। पूरा कटोरे के अंदर खिचड़ी के ऊपर पूरा घी तैरता रहता है, घी दिया जाता है और वो खाना होता है सारा। और उसके बाद पूरे दिन आराम करना होता है, उठना नहीं होता। पेट ऐसे शंख होता है ना, वैसे शंख की जैसे हमारा पेट है, जैसे शंख घूम घूम के इसी तरह से पानी उसमें से निकलता है। उसी को कहते हैं शंख प्रक्षालन। जैसे कि आपने आंतों को निचोड़ दिया हो, धो दिया हो। शंख प्रक्षालन की क्रिया इतनी अच्छी क्रिया है, मैंने अपनी लाइफ में 2 बार की है और बहुत ही इफेक्टिव क्रिया है। तो शंख प्रक्षालन अगर आपको नहीं आता योगचार्य होके तो ये तो बहुत रहस्यमय बात है। फिर आप अपने पेशेंट का ठीक कैसे करेंगे कॉन्स्टिपेशन? बिना एक्यूपंक्चर के भी शंख प्रक्षालन करके, ये काग आसन करके, भुजंग आसन करा के हम ठीक कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन, अगर पेशेंट को ये योग भी करने में इंटरेस्टेड है तो। इसके अलावा आयुर्वेद में त्रिफला सबसे सेफ तरीका है। स्नायु वगैरह नहीं देना, दूसरी चीजें जो आदत डाल देती हैं, सबसे बढ़िया सेफ तरीका है त्रिफला। त्रिफला रसायन है, दिया जा सकता है, हर किसी को सेफली दिया जा सकता है। खाने पीने में थोड़ा चेंजेस करिए, SNGO6 लगाइए, डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी एलोपैथिक दवाई के। लेकिन कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, नॉन वेज भी खा रहे हैं, फूड हैबिट्स भी चेंज नहीं करना चाहते, योग भी नहीं करना चाहते, सुबह टाइम से भी नहीं उठना चाहते, चाय कॉफी भी बहुत सारी पी रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, सिगरेट्स भी पी रहे हैं। तो फिर उनके लिए क्या होता है कि फिर उनको सीधा आयुर्वेदिक दवाई पे ले जाना पड़ता है, या SNGO6 उन पर भी काम करता है, SNGO6 उन पर भी काम करता है, पर फिर भी उनको पानी पीने के लिए बोला जा सकता है। तरह तरह के पेशेंट्स होते हैं, हर तरह के पेशेंट होते हैं। आप ये मत सोचिए कि हर कोई पेशेंट आएगा तो आप जैसे कहेंगे वैसे फटाफट कर लेगा और तुरंत ठीक हो जाएगा। बहुत तरह के पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल कहते हैं हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ दवाई खानी। तो उनका क्या इलाज है, हम कैसे एलोपैथिक से उनको हटा सकते हैं? क्योंकि एलोपैथी में इंटरनल लाइनिंग खराब हो जाती है दवाई से। दवाई जो देते हैं उससे वो जो इंटरनल लाइनिंग को एक्टिवेट करती है, उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें SNGO6 लगातार लगाते रहना पड़ता है, तो भी पेट की मूवमेंट ठीक हो जाती है और बिना किसी परेशानी के हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आज आपको दी है। इसको संभाल के रखिए, इस जानकारी को, वीडियो को ध्यान से देखिए। किसी को जरूरत हो तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो सारी अवेलेबल हो जाती हैं आपको, कुछ फॉर्म इसकी, कुछ पूरी क्लास की नहीं, लेकिन कुछ फॉर्मेट इसका अवेलेबल हो जाएगा। तो